दोस्तों 2008 में भारत में क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होती है जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है और इसका नाम था आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। दरअसल 2008 से पहले आईसीसी के अंदर जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे उनमें सबसे बड़े दो ही क्रिकेट बोर्ड थे, वो थे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। और इन दोनों ही क्रिकेट बोर्ड का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था आईसीसी के अंडर। अब भारत भी इसमें तीसरे नंबर पे था, मगर इंडिया का यानी बीसीसीआई का रेवेन्यू उस वक्त इतना था ही नहीं कि उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो पाए आईसीसी के अंदर। मगर चीज़ें बदली 2008 के बाद जब आईपीएल आया, और आईपीएल आने के बाद बीसीसीआई का रेवेन्यू कई गुना बढ़ गया, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस भी आईसीसी के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ गया। और आईपीएल को स्टार्ट करने के पीछे जो ब्रेन था वो था उस समय के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी का, और उन्हें ही आईपीएल का फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है। और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस से इंग्लिश प्रीमियर लीग से, जो कि एक फुटबॉल लीग थी यूरोप की। और उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को अपनाया और आईपीएल के अंदर डाला, जिसकी वजह से आईपीएल इंडिया में ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। Came up with the idea when I started seeing international sports where celebrities would attend a basketball game and the media would go crazy, the fans would go crazy. And why not make a Shah Rukh Khan own a team? अब आईपीएल को शुरू करने के पीछे मेजरली दो ही रीजन थे। पहला था बीसीसीआई का इससे पैसा कमाना और अपना रेवेन्यू बढ़ाना, और दूसरा था आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग का, जो कि शुरुआत की थी एक प्राइवेट कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने 2007 में। मगर बीसीसीआई और आईसीसी ने इसे कभी भी अप्रूवल नहीं दिया, कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया। अब कुछ प्लेयर आईसीएल में खेलने चले गए, मगर बीसीसीआई ने उन्हें तुरंत कह दिया अगर आप इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल खेलते हैं तो आपको नेशनल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने से बैन कर दिया जाएगा। और दूसरा, अगर फ्यूचर में कोई भी टूर्नामेंट बीसीसीआई करवाता है तो उससे भी आपको बैन कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से आईसीएल सिर्फ अपने 2 सीजन करवा पाया 2007 से 2009 के बीच में, और आईपीएल की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से 2009 में आईसीएल को बंद कर दिया जी एंटरटेनमेंट ने। अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स आईपीएल से पैसा कमाती है, क्या इनका बिजनेस मॉडल होता है, कितना पैसा वो कमाती है, और कैसे ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स के बीच में, और एक आईपीएल टीम एक सीजन में आखिर कितना पैसा कमाती है। अब आईपीएल में जितना भी पैसा आता है, जितना भी रेवेन्यू आता है, मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है सेंट्रल रेवेन्यू, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल रेवेन्यू, और तीसरा आता है जो टिकट की सेल से पैसा आता है। अब जो सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल रेवेन्यू का, इसके अंदर 3 सोर्सेज हैं मेनली इनकम के। इसमें सबसे पहला आता है मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, दूसरा आता है टाइटल स्पॉन्सर राइट्स, और तीसरा आता है स्पॉन्सरशिप जो अलग होती है मेन स्पॉन्सरशिप से। अब इसमें सबसे पहले मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करें तो ये वो राइट होते हैं कि कौन सा टीवी चैनल या कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म मैच को दिखाएगा। अब 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो 2008 से 2017 के बीच में ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 10 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले थे सोनी को, जो कि 8,200 करोड़ रुपए मिले थे। उसके अगले 5 साल के लिए यानी 2018 से 2022 तक ये राइट्स मिले थे स्टार स्पोर्ट्स को 16,347 करोड़ रुपए में। और 2023 से 2027 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले हैं 2 कंपनीज को, डिज्नी स्टार और वाईकॉम 18 को। डिज्नी स्टार ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए 23,575 करोड़ में, यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सब कंट्रीज में स्टार स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से ये क्रिकेट मैचेस दिखाए जाएंगे। और वाईकॉम 18 ने जियो हॉटस्टार पर मैच दिखाने के लिए 5 साल के लिए 20,500 करोड़ रुपए में ये राइट्स खरीदे। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट से हटके अगर मैं बात करूं तो कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज के राइट्स भी वाईकॉम 18 के पास हैं। और दूसरी कंट्रीज जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गई, नॉर्थ अफ्रीका और यूएसए जैसे कंट्रीज के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो टाइम्स इंटरनेट के पास हैं। और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जितना भी पैसा मिलता है वो 50-50 डिवाइड होता है बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स के बीच में। यानी कि अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो बीसीसीआई को मिले लगभग 44,000 करोड़ रुपए इन स्ट्रीमिंग राइट से, और अगर 1 साल की बात करूं तो वो हो जाते हैं 8,800 करोड़ रुपए। और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, क्योंकि ये बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स के बीच में डिवाइड होगा। तो 4,400 करोड़ रुपए अकेले बीसीसीआई ले गई और दूसरे 4,400 करोड़ रुपए ये सारी आईपीएल टीम ले गई। और इस सीजन में 10 आईपीएल टीम है, यानी कि हर आईपीएल टीम को 440 करोड़ तो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिल जाएंगे।
यानी एक टीम 440 करोड़ रुपए अपने आप ले जाएगी ब्रॉडकास्टिंग राइट से। और दूसरा आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब आपने सुना होगा डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल। तो ये जो डीएलएफ हैं, वीवो हैं या फिर टाटा है, ये स्पॉन्सरशिप हैं आईपीएल टाइटल के। और जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो 2008 से 2012 के लिए 4 सीजन के लिए डीएलएफ ने इसे 200 करोड़ रुपए में खरीदा था। और इस सेशन की बात करूं तो इसको टाटा ने खरीदा है 4 सेशन के लिए 2024 से 2028 तक के लिए 2500 करोड़ रुपए में। यानी कि एक साल की बात करूं जो कि अराउंड 625 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी बीसीसीआई के पास लगभग 312 करोड़ रुपए जाएगा और दूसरी आईपीएल टीम्स के पास 312 करोड़ रुपए। यानी कि हर आईपीएल टीम के पास लगभग 32 करोड़ रुपए जाएगा एक्स्ट्रा। यानी कि अगर सेंट्रल रेवेन्यू से बात करूं तो हमने जैसे कैलकुलेट किया था पहले 440 करोड़ तो ब्रॉडकास्टिंग राइट से आएगा और 32 करोड़ रुपए आएगा टाइटल स्पॉन्सरशिप से। यानी 472 करोड़ अभी तक एक आईपीएल टीम ने कमा लिए हैं ऑलरेडी बिना कोई मैच खेले अभी। और इसमें तीसरी स्पॉन्सरशिप आती है जो दूसरी स्पॉन्सरशिप होती है। जैसे आपने सुना होगा सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, यानी जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है उसमें सीएट की स्पॉन्सरशिप है, उसने कुछ पैसे दिए होंगे यहाँ पर आने के लिए। या फिर यस बैंक मैक्सिमम 66, ये भी दिखाता है कि कैसे मैक्सिमम 66 के लिए जो नाम आता है उसमें यस बैंक की स्पॉन्सरशिप है। इस तरीके से जो बीसीसीआई है वो उससे अराउंड 200 करोड़ रुपए कमा लेता है। अब मैंने आईपीएल से होने वाले जो रेवेन्यू की कैटेगरी डिफाइन की थी उसमें पहला था सेंट्रल रेवेन्यू। अब इसमें दूसरे नंबर पे आता है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल रेवेन्यू। अब आईपीएल टीम जितने भी मैच खेलती हैं उनकी जो टी शर्ट्स होती हैं उनके फ्रंट पर भी लोगो लगा होता है किसी ना किसी कंपनी का, साइड में भी लगा होता है, शोल्डर्स पर, कैप पर भी होता है, हेलमेट में भी होता है, उनके बैट्स में, ग्लव्स में, हर जगह कोई ना कोई स्पॉन्सर जरूर होता है और उनसे भी उनको काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और ये टीम के ही पैसे होते हैं जिससे कि हर टीम लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए आराम से कमा लेती है। अब इसमें तीसरी कैटेगरी है टिकट सेल से होने वाली इनकम। दरअसल जब भी किसी आईपीएल टीम का होम ग्राउंड में मैच होता है तो जितने भी टिकट सेल से पैसा आता है वो 80% तो जाता है आईपीएल टीम के पास और 20% जाता है उस स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास जहां पर ये मैच हो रहा है। अब जो टिकट सेल्स या इससे होने वाली जो छोटी मोटी इनकम होती है इससे काफी ज्यादा पैसा नहीं आता है, 10 से 20 करोड़ रुपए के लगभग आता होगा जो कि नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू ब्रॉडकास्टिंग राइट से या फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो आती है। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो एक आईपीएल टीम एक सीजन में लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए कमा लेती है। अगर लगभग 300 करोड़ रुपए में अगर उनका जो एक्सपेंडिचर है उसको अलग भी कर दूं तो लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए उनका टोटल प्रॉफिट होता है। और जो आईपीएल टीम का जो विनिंग अमाउंट होता है वो 20 करोड़ रुपए होता है जो कि बहुत नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू अगर हम जो अमाउंट देखें टाइटल स्पॉन्सरशिप से आता है या ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है। यहाँ पर सारा खेल है कि आपकी टीम की कितनी वैल्यू है, कितनी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी, उतनी महंगी स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी और उतने ज़्यादा पैसे आपके पास आएंगे। इसलिए इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट वैल्यू वो आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की है और इन्हीं के सबसे ज़्यादा महंगे स्पॉन्सरशिप होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो अगर सीधा सीधा मैं बात करूं, अगर एक टीम अगर आईपीएल के अपने सारे मैच भी हार जाती है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी वहां से अपनी प्रॉपर इनकम जनरेट कर रही होती है, प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।